पिछली तासिका में रीढ़ की हड्डी इस पाठ की शुरुआत की थी। तो रीढ़ की हड्डी इस पाठ में हमने क्या क्या देखा था अब तक हम देखेंगे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी इस पाठ में स्त्री शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, स्त्री शिक्षा का महत्व बता रहे होंगे। तो इसमें हमें 6 पात्र मिलते हैं। उमा एक सुशिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी है। राम स्वरूप उसके उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माता जी है। शंकर यह युवक है जो उमा को देखने के लिए आ रहा है शादी के लिए। और गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिता है। और रतन जो है घर का नौकर है। तो एकांकिका की शुरुआत एक कमरे से हुई थी। हमने देखा कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो है वह अपने कमरे में एक तख्त रख रहे थे, ये भी हमने देखा। राम स्वरूप और उनके नौकर जो है रतन, उसमें बातचीत होती है। राम स्वरूप जो है अपने नौकर को उस तख्त को रखने के लिए कहते हैं और खुद अपनी पत्नी के साथ उस पर दरी बिछा देते हैं। और रतन को हारमोनियम और सितार लाने के लिए कहते हैं। तो इसलिए लाने के लिए कहते हैं कि वह जो भी कुछ उसे देखने के लिए आ रहा था, जो लड़का और उसके पिताजी, तो उसके सामने जो है वह कुछ गाकर सुनाए या फिर वह कुछ सितार या फिर हारमोनियम बजाकर दिखाए। यह वह बताना चाहते थे, दिखाना चाहते। इसकी वजह से वह सितार और हारमोनियम को वहां पर रखवा रहे थे। लड़की जो है थोड़ी सी नाराज थी। नहीं भी दे, आप लोगों को तो किताब अपनी या सामने रखनी है, अपनी जो किताब है वो खोलकर सामने रखनी है। तो हमने क्या देखा कि राम स्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता करवा रहे हैं। उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने लड़के को लेकर आ रहे थे जिसका नाम था शंकर। लेकिन लड़की जो है पढ़ी लिखी है, शायद इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती होगी, पढ़ना चाहती होगी। तो इसकी वजह से वह मुंह फुलाकर बैठी थी, रुष्ट हो गई थी। लड़के वाले जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। उसके पिताजी जो है राम स्वरूप, वो तो वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते थे। लेकिन उनकी इच्छा है कि लड़की जो है उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। और लड़का जो है मेडिकल, बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल पढ़ता है। और शादी करने के लिए वो वहां पर आया था लड़की देखने के लिए। तो राम स्वरूप जो है अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाना चाहते हैं। तो करवाने से पहले कुछ इधर उधर की बातें होती है। शंकर से पूछा जाता है कि कितनी दिन की छुट्टियां लेकर आए हो। तो शंकर कहता है कि छुट्टियां नहीं है, फिर भी मैं वीकेंड में चला आया हूँ। कोर्स खत्म होने के लिए अब कुछ 1 आध साल बचा है, ये भी बता देता है। और जब राम स्वरूप जो है, गोपाल प्रसाद जो है राम स्वरूप को बिजनेस के बारे में पूछते हैं, बिजनेस की बातचीत की जाए इसके बारे में पूछते हैं, तो राम स्वरूप चौंक जाता है कि लड़की देखना कोई बिजनेस तो नहीं है। लेकिन उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद वो बड़े लोग हैं, शायद इसे बिजनेस ही कहते होंगे। तो गोपाल प्रसाद और शंकर की खातिरदारी की जाती है। उन्हें चाय दी जाती है, समोसे दिए जाते हैं और कुछ इधर उधर की बातें, जैसे शक्कर पर चीनी पर टैक्स लगाना या फिर खूबसूरती पर टैक्स लगाना, जिसकी वजह से ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। इधर उधर की बातें भी की जाती है। और बातें करते करते वह ये भी बता देते हैं कि उन्हें लड़की कैसी चाहिए। तो उन्हें कैसी लड़की चाहिए थी? देखो, उन्हें खूबसूरत लड़की चाहिए थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लड़की का जायजा, जन्म पत्र भी मिलना चाहिए लड़के से। कुंडली कहा जाता है ना, जन्म कुंडली, वो भी मिलनी चाहिए थी, ये भी बताते हैं। लड़की को सिलाई पुराई आनी चाहिए, ये भी बता रहे हैं। और जब ये सब कुछ बातें हो जाती है, तो बातें होने के बाद जब वहां पर उमा को बुलाया जाता है, उमा जो है पान की तस्करी लेकर वहां पर आती है और पान की तस्करी अपने पिता के हाथ में देने के लिए थोड़ी सी झुकती है। तो उस समय उसके चेहरे पर जो सुनहरी रिम वाला चश्मा था वो दोनों बाप बेटे को दिखता है और दोनों भी चौंक उठते हैं। तो यहाँ तक कहानी में हम आए थे, है ना। यहाँ तक की कहानी एकांकिका हमने देख ली। अब आगे क्या होता है हम देखेंगे कि दोनों बाप बेटे, अब ध्यान से सुनना है,
अब आगे हम कहानी में एकांकिका में बढ़ने वाले हैं। अब आगे क्या होता है इस कहानी में। तो गोपाल प्रसाद जो है वह और शंकर दोनों भी एक साथ चौंक उठते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, उस उमा के नाक पर सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा था। इसकी वजह से दोनों भी चौंक उठते हैं। राम स्वरूप क्या कहता है देखो, अब यहाँ पर अंत में हम आए हैं। राम स्वरूप क्या कहता है, लिखो वो शब्द का अर्थ लिखो। सक पकाकर का मतलब है थोड़ा हिचक कर, सक पकाकर, हिचक कर, लज्जित होकर। अब राम स्वरूप उमा के पिताजी है। दोनों भी बाप बेटे जब चौंक जाते हैं तो बेचारे राम स्वरूप जो है वो सकपका जाते हैं, वो जो है वो हिचक जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। राम स्वरूप लज्जित होकर सकपकाकर क्या कहते हैं देखो जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी तो सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। चश्मा देखते ही वो चौंक जाते हैं, तो पिताजी जो है उसे संभालने के लिए कहते हैं। तो ये स्थिति जो है वो संभालने के लिए कहते हैं कि वो क्या हुआ था कि पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, तो आंखें दुखने लगी थी, इसकी वजह से डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने क्या कहा कि कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए चश्मे वाली नहीं है, कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। तो गोपाल प्रसाद अपनी शंका जाहिर करते हुए आशंका से पूछते हैं, गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना, नहीं है कुछ? तो उन्हें आशंका आती है, आशंका से वो कहने लगते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से, अब लोगों को ज्यादा पढ़ने की वजह से चश्मा लगता है, अलग अलग कारण से चश्मा लगता है। कुछ लोगों की आंखें पहले से खराब होती है तो उसी वजह से चश्मा लगता है, बचपन में ही चश्मा लगता है। कुछ लोगों की आंखें तो पढ़ाई करने की वजह से चश्मा लग जाता है। तो कुछ लोग जो है कंप्यूटर, टीवी पर, मोबाइल पर देखने की वजह से भी चश्मा लग जाता है। तो अलग अलग कारण होते हैं। तो गोपाल प्रसाद ने क्या कहा, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा है ना। तो राम स्वरूप इसका जवाब क्या देते हैं, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। अर्ज किया मतलब अभी बताया ना कि मैंने क्या बताया, उसका कारण उन्होंने बताया है। अब स्वाध्याय में भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो उसका कारण उन्होंने बताया है कि वो तो मैंने अर्ज किया ना कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले महीने उसकी आंखें दुखने लगी थी, उसकी वजह से उसे चश्मा लगा। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में तो मान लेते हैं वह, और मानने के बाद वह संतुष्ट हो जाते, समाधानी हो जाते हैं और उमा को बैठने के लिए कहते, बैठो बेटी। अब आगे क्या होता है देखो। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। तो आप लोगों को मालूम हो गया ना कि तख्त किस लिए बिछाया था। तख्त वहां पर उमा के लिए बिछाया गया था ताकि उमा वहां पर बैठ जाए और अपने जो हारमोनियम है, सितार है, जो बाजे वाजे है ना, वो वहां पर बजाकर दिखाए। तो इसके लिए तख्त बिछाया था। तो राम स्वरूप उमा को तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं, जहां पर बाजे वाजे रखे थे ना, वहां पर जाकर बैठ जाए। तो उमा भी वहां पर जाकर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। देखो क्या कहा जाता है यहाँ पर, छवि का अर्थ है, छवि यह शब्द है, छवि का मतलब है सुंदरता, सौंदर्य। छवि, छवि का अर्थ है सुंदरता, सौंदर्य। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, चाल में भी कुछ खराबी नहीं है। पहले जमाने में ये तो बहुत होता था, लड़की देखने के लिए जब जाते हैं ना तो उसे बोल कर दिखाना पड़ता था, गा कर दिखाना पड़ता था, चल कर दिखाना पड़ता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी गोपाल प्रसाद ने देखा कि चाल अच्छी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ठीक तरह से चल सकती है, लंगड़ी वंगड़ी नहीं है, ये देख लिया उन्होंने। चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरा भी सुंदर है। हाँ, अगर कुछ गाना बजाना सीखा है तो बजा सकती है, गा कर दिखा सकती है। तो राम स्वरूप कहते हैं, हाँ जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो राम स्वरूप फिर से बोलने लगते हैं, हाँ, सितार भी सीखा है, बाजा भी सीखा है। तो उमा को कहते हैं, गाना गाकर बताओ, सितार के साथ एक गाना सुनाओ। तो उमा कौन सा गाना गाती है देखो, यहाँ पर हमें कोष्टक में लिखा हुआ नजर आता है। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन गाती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई।
मालूम है ना ये आप लोगों को। गाना शुरू कर देती है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखें से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यहाँ पर आप लोगों को झेपती ये शब्द मिल जाता है। झेपती मतलब झेपती, झेपती, झेपती का अर्थ है शर्माई सी, संकुचित। झेपती यानी शर्माई, संकुचित। धीरे से वह शर्माई से वो नीचे जो गर्दन झुकाकर बैठा था ना, उसके पिताजी ने पहले जब लड़की देखने के लिए आए थे तभी घर में आते ही पिताजी ने उसे डांटा था, सीधा बैठो। उसी प्रकार ये लड़का जो है वह झेपती हुई आंखों से वह उमा को देख रहा था। तो उमा जो है गाते गाते, वो भजन गा रही थी, तो गाते गाते शंकर की तरफ देखती है और शंकर की तरफ जब वो देखती है तो गाते गाते वहीं पर रुक जाती। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। राम स्वरूप उसके पिताजी, बीच में ही ठहर जाती है गाते गाते उमा। तो वह उमा से कहते हैं कि क्या हुआ, गाना तो पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। तो गोपाल प्रसाद ने कह दिया, कोई बात नहीं, रहने दो, आगे गाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है, आपकी लड़की बहुत ही अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने के लिए बढ़ती है, वहीं पर सितार रखती है और अंदर जाने के लिए बढ़ती है। तो गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। अब गोपाल प्रसाद, अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है, तो गोपाल प्रसाद उमा को ठहरने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। राम स्वरूप भी उसे बैठने के लिए कहते हैं और उमा भी वहां पर बैठ जाती है। अब गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप, उमा कोई जवाब नहीं दी। पहले गाने के लिए कहा तो उसका जवाब भी उसके पिताजी ने दे दिया, राम स्वरूप ने दे दिया। अब पेंटिंग वेंटिंग के बारे में पूछा कि तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाना सीखा है कि नहीं, तो उमा ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, वही चुप रही। तो राम स्वरूप उसका जवाब देते, हाँ हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और यह उस दीवार पर भी। देखो उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ, पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ आता है मेरी लड़की को। और यहाँ पर जो दीवार पर आप लोगों को कुत्ते वाली पेंटिंग बनाई हुई नजर आती है ना, लटकाई हुई, टंगी हुई, वो भी उमा ने ही बनाई है। और उस दीवार पर जो बनाई नजर आ रही है वो भी उमा ने ही बनाई है। तो राम स्वरूप बता देते हैं। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, पेंटिंग भी आती है, गाना भी आता है, चाल भी अच्छी है, छवि भी अच्छी है। अब गोपाल प्रसाद उसे पूछते हैं कि सिलाई वगैरह के बारे में क्या ख्याल है, सिलाई वगैरह आती है कि नहीं। तो राम स्वरूप उसका भी जवाब देते हैं। उमा तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही, राम स्वरूप उसका जवाब देते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। जिम्मे मतलब जिम्मेदारी। सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और वो हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि सारे घर की सिलाई जो है वो उमा ही करती है, मेरी कमीजें भी। कमीज मतलब कुर्ता, अंग्रेजी में शर्ट कहा जाता है इसे। यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी कौन सीता है, उमा ही सीती। तो गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटे, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। अब सब कुछ हो गया, अब आगे वो सवाल पूछते हैं, बेटी तुमने कुछ इनाम बिनाम जीते हैं कि नहीं, इनाम वगैरह कुछ जीते हैं। तो उमा चुप रहती है। राम स्वरूप इशारे के लिए खाकते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सब सक पकाते हैं। देखो उमा जो है चुप रहती है, एक भी सवाल का जवाब वो दे नहीं रही। अब राम स्वरूप उमा को इशारा करने के लिए खांसते हैं, खांसने के लिए इस प्रकार, तो खांसते इशारा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उमा जो है उसी तरह गर्दन झुकाए बैठी है। तो गोपाल प्रसाद जो है अधीर हो उठते हैं कि क्या बताएगी उमा, और राम स्वरूप सक पका जाते। राम स्वरूप, जवाब दो उमा, गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। देखो राम स्वरूप जो है वो क्या कहते हैं, उमा से कहते हैं कि जवाब दो उमा, क्या पूछ रहे हैं, इनाम विनाम कुछ जीता है कि नहीं, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो।
तो रामस्वरूप कहने लगते हैं जरा शर्माती है, लज्जित है, इसकी वजह से वो बता नहीं रही है। इनाम तो उसने बहुत जीते हैं, वो बताने ही वाले थे। तब गोपाल प्रसाद क्या कहते देखो, जरा रूखी आवाज में, रूखी, रूखी मतलब कठोर आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रूखी आवाज में कहने लगे उमा से कि जितने भी सारे सवाल पूछे गए थे, सारे सवालों के जवाब राम स्वरूप ने दिए हैं, उमा के पिताजी ने दिए हैं। उमा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो गोपाल प्रसाद को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गोपाल प्रसाद जो है वह उमा को मुंह खोलने के लिए कहते हैं, जरा मुंह तो खोलो, मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो रामस्वरूप उमा से कहते हैं कि कुछ पूछा जा रहा है उमा, जवाब क्यों नहीं देती, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, हल्की लेकिन मजबूत, जो इरादा होता है ना, पक्का इरादा, आत्मविश्वास के साथ क्या कहते हैं, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब यहाँ पर खरीदार, जो खरीदार का मतलब है जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसे खरीदार कहा जाता है, दुकानदार। कुर्सी मेज, अब ये कुर्सी मेज आप लोगों को मालूम है, कुर्सी और मेज। तो उमा जो है गुस्सा हो जाती है, उमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। उमा अपनी आत्मविश्वास से बोलने लगती है, जवाब देती है कि मैं इन सारे सवालों का क्या जवाब दूं। जब किसी दुकान पर जाते हैं कुर्सी मेज खरीदने के लिए, तो कुर्सी मेज जब बिकती है, कुर्सी हो कोई वस्तु हो, तो जब वो वस्तु बिकती है तो दुकानदार जो है वो कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है। अगर खरीदार को पसंद आ गई तो वो खरीद लेगा, नहीं पसंद आएगी तो छोड़ देगा। तो मेरा भी उसी प्रकार का हाल हो गया है, ऐसा उमा वो बता रही है कि आप लोगों ने मुझे कुर्सी मेज की तरह सोचा है क्या, या फिर मैं कोई वस्तु हो क्या, ऐसा वो कहने लगती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बेटी जो है अभी तक सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन अचानक से वो बोलने लगती है। यह देखते ही वो चौंक जाते हैं और रामस्वरूप कहने लगते हैं, उमा उमा ये क्या बोल दिया। अब उमा जो है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब गुस्सा हो जाती है, उमा को डांट रहे हैं रामस्वरूप, लेकिन उमा अब चुप नहीं रहने वाली, वह कहने लगती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी। तो गोपाल प्रसाद ताव में आकर, तैश में आ जाते हैं। वो ताव में आ जाते हैं मतलब आवेश में आकर, ताव में आना, तैश में आना, आवेश में आना। लक्ष्मी इस पाठ में ये मुहावरा आया था, ताव में आकर मतलब तैश में आकर, आवेश में आकर। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद कहते हैं, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। गोपाल प्रसाद गुस्सा हो जाते हैं और रामस्वरूप से कहने लगते हैं कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए, मुझे शर्मिंदा करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो उमा तेज आवाज में कहती है, मजबूती से, आत्मविश्वास से कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे थे। मतलब आपकी इज्जत तो इज्जत है, लेकिन आप जो अब तक बेइज्जती हमारी कर रही थी, माँ क्या कहती है देखो, आपकी इज्जत तो इज्जत है, लेकिन अब तक आप जो बेइज्जती कर रहे थे, नापतोल कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे, खरीदी बिक्री कर रहे थे, या फिर बिजनेस कर रहे थे, ये इज्जत की बात है क्या? वो तो हमारी बेइज्जती ही हो गई ना। तो शंकर क्या कहता है, बाबूजी चलिए। अब तक शंकर कुछ नहीं बोला था, अब बोलने लगता है। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद से कहने लगता है, अब यहाँ से हम चलते हैं। तो गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। देखो गोपाल प्रसाद को लगता है, अब समझ जाते हैं गोपाल प्रसाद की ये जो लड़की है पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो माँ कहने लगती, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है,
लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। देखो यहाँ पर मतलब ये शंकर जो है, गोपाल प्रसाद का लड़का जो है, वो अच्छे चरित्र का नहीं था, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा था कि ऐसी पढ़ी लिखी घर की लड़की को बेइज्जत कर रहे थे ये बाप बेटे यहाँ पर आकर। तो उमा बताती है कि मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, तो बीए पास करना या फिर पढ़ना लिखना कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है। लड़कियां हो या फिर लड़के हो, पढ़ना लिखना कोई पाप नहीं है, चोरी नहीं है। लेकिन आपके पुत्र से पूछिए कि वह कितनी गंदी हरकतें करता है, लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता है। इतना ही नहीं कि अपनी अपनी इज्जत का ख्याल न रखते हुए वह नौकरानी के पैरों में गिरता है। यह उमा ने बता दिया। तो राम स्वरूप जो है वह उमा को डांटते हैं, कहते हैं उमा उमा, उसे ठहरने के लिए कहते हैं। उमा चुप नहीं रहती। अब गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें और वो खड़े हो जाते हैं। बस बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। देखो राम स्वरूप जो है अपनी बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन बेटी के विवाह के समय वो छिपा रहे थे कि उन्होंने आने वाले रिश्ते के लिए क्या कहा था कि बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी लिखी है, ऐसा उन्होंने भी छिपाया था। तो गोपाल प्रसाद जो है गुस्सा हो जाते हैं और वहां से निकलने के लिए जाते हैं और जाते जाते बाबू राम स्वरूप को कहते हैं कि आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है आपने मेरे साथ। दगा करना, दगा मतलब धोखा देना। आपने हमें धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने हमें झूठ बताया कि आपकी लड़की सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। गुस्सा हो जाते हैं और वहां दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उमा का जो है वो वाक्य यहाँ पर दिया है। अंतिम क्या कहते हैं, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो जाते समय उमा जितनी भी अपनी बेइज्जती हुई है लड़की होने के कारण, वो सारी बेइज्जती जो है एक ही वाक्य में समाप्त कर देती है। अंतिम वाक्य में वो कहती है कि चले जाइए यहाँ से, जरूर चले जाइए, लेकिन जाते समय घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, बैकबोन है भी या नहीं, मतलब एक मजबूत व्यक्तिमत्व वो है भी या नहीं, ये पता लगाइए। एक अच्छा व्यक्ति होने के लायक है भी या नहीं, ये पता लगाइए। ये पता लगाने के लिए वो कहती है। तो उमा जो है लड़की होने के बावजूद भी इतनी साहसी है, हम कह सकते हैं मजबूती से आने वाले हर एक प्रसंग का सामना कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर लेखक ने इस एकांकी का नाम रखा है कि रीढ़ की हड्डी। मतलब रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण होती है हर एक के शरीर में। रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होती है, उसी रीढ़ की हड्डी के कारण हम चल फिर सकते हैं, अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस एकांकी में यह ध्यान में रखना है कि ये पूरी एकांकी जो है वह स्त्री शिक्षा के महत्व को बताती है कि आज के जमाने में स्त्री शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के जमाने में हमें ये जो है हर एक क्षेत्र में स्त्रियां, महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कार्यरत हमें नजर आती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे महान स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर रखना चाहिए। यही बताने का प्रयास इस पाठ में किया है। तो ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आशंका है। एक छोटी सी एकांकी है जो आज हमने यहाँ पर देखी है। तो अब हम इसके